तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष साहब के और आप देख रहे हैं नॉलेज गुरु क्लास 10th। तो आज हम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर को रिवाइज करेंगे बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सटीक से। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी आइडिया दूँ आपको, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या सीखना है कि जो भी पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह डेवलप हुआ। जैसे आज हम हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, उसमें सारे 118 एलिमेंट्स जो है अरेंज्ड है। तो ये पहले कैसा दिखता था, पहले इसकी शुरुआत किसने की थी और उसके बाद ये किस तरह डेवलप हुआ था, ये आज हम सीखेंगे। तो इसमें पहले पहले चैप्टर में बेसिक चीज़ें ही दी है कि अब जो भी हमें 118 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं वो इनिशियली कितने एलिमेंट्स का था और क्यों हमने उसे 118 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। क्योंकि भाई टेबुलर फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं किसी चीज़ को तो वो ईजी होता है भाई अंडरस्टैंड करने के लिए भी और समझने के लिए भी और याद करने के लिए भी। तो इसलिए उस पीरियोडिक टेबल को हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। आप ही अगर देख रहे होंगे कि जब हम नोटबुक में एक टेबल के फॉर्म में या एक माइंड मैप के फॉर्म में जब इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं तब हम उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ईजिली याद रख पाते हैं। तो इसीलिए ये आइडिया बाहर आई कि यार जो भी पीरियोडिक टेबल है उसे हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो फिर अब हम शुरू करेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है डॉबर्नर ट्रायड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉबर्नर ट्रायड्स जो थे, मतलब डॉबर्नर जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने सबसे पहले जो नींव रखी थी कि एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई कि मैं क्या लूँगा, इन्होंने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट्स के जो थे वो तीन ग्रुप बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारा मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा ना, वो जो भी पेरिफेरल जो हो गया, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा ना वो लिथियम और पोटेशियम का मीन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के एटॉमिक मास को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, सम अप करूँगा और फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब एवरेज निकालना। तो इसका जो भी इन दोनों का भी जो भी एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे कि हम देख भी सकते हैं, अगर आपको फिर से एक बार देखना है, जैसे लिथियम का जो मास होता है वो होता है देखो 7 के आसपास होता है। और वही अगर हम दूसरे तरफ देखें पोटेशियम का जो मास होता है वो होता है 39। तो फिर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 39 + 7 तो अपॉन 2 करता हूँ मैं, तब मुझे मिलता है आंसर जो कि आता है 23। आंसर क्या आएगा 23। और यही एटॉमिक मास किसका है, हमारे सोडियम का है। तो इसका मतलब ये जो मीन होगा दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का, वो किसके इक्वल होगा, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, जैसा हमारे डॉबर्नर साहब ने बताया था। तो ये बाकी की इन्फॉर्मेशन तो बहुत ईजी है कि 1817 में जो भी थे इन्होंने ये अपनी जो भी थ्योरी थी वो प्रोवाइड की थी। लेकिन इस थ्योरी ज़्यादा चली नहीं क्योंकि हुआ क्या था कि डॉबर्नर ने पूरे जो भी ये थे पूरे एलिमेंट्स का जो भी एटॉमिक मास है ना वो इस तरह का वेरिएशन शो नहीं कर रहा था कि अगर अब देखा जाए तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। जब आप तीनों का एग्जांपल देते हो ना तो बोरॉन का मास होता है देखो अप्रॉक्सीमेटली इसका मास होता है देखो 9 एंड नाइट्रोजन का मास होता है 14। जब इन दोनों को मिक्सअप किया तो अपॉन 2 किया तो फिर इसका मास जो आ रहा था वो 11.5 आ रहा था, जो कि कार्बन के मास के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ट्रायड्स सिर्फ स्पेसिफिक बन सकते हैं, हम पूरे एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना सकते। जितने भी 118 एलिमेंट है अगर उनके ट्रायड आप बनाने लगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स आएंगे कि यार जो भी 2 एलिमेंट्स होंगे उनका जो एवरेज होगा वो कभी भी तीसरे एलिमेंट के इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए डॉबर्नर जो थे वो फेल हो गए। तो फिर उनके बाद कौन आए, तो उनके बाद थे हमारे पास न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। न्यूलैंड ने क्या किया था कि अगर मैं आपको मोटा मोटा कहूँ कि न्यूलैंड ने क्या कहा था कि इन्होंने एक तो 1866 में आपकी थ्योरी दी थी। थ्योरी आपको याद रखते हैं किस साल में दी थी, बाकी सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1866 में जॉन न्यूलैंड जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी हमारा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक XYZ PQRST इस तरीके के एलिमेंट्स है, सब XYZ PQRST।
तो इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे 8 एलिमेंट्स रहेंगे और 8 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, ये जो है हमारा, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो 8th एलिमेंट से मिलेगी, 8th एलिमेंट से क्या करेगी, सिमिलर होगी या उनसे मिल खाती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा न्यूलैंड का दावा था कि उन्होंने क्या कहा कि जब भी अगर 8 एलिमेंट कंटिन्यू में आए तो जो भी पहला एलिमेंट रहेगा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो 8th एलिमेंट से क्या करेगी, सिमिलर होगी या उनसे मेल खाती दिखाई देगी। अब न्यूलैंड ने ये तो थ्योरी दी, लेकिन ये जो थ्योरी थी, जैसे कि आपने जो भी म्यूज़िक में एक नोट्स पढ़े होंगे, सा रे गा मा प ध नी सा और फिर से बढ़, मतलब सा रे गा मा प ध नी और सा, मतलब ये जो सा है और ये जो 8वां नोट है सा, ये दोनों एक दूसरे के बाद में आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स होंगे इनका भी सिमिलर नेचर ही होगा। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसे अगर आप फर्स्ट एलिमेंट मान रहे हो तो ये हमारा 8th एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो एक दूसरे से सिमिलर हो गए या एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीबी प्रॉपर्टीज़ हो गए। तो ऐसा उन्होंने नोट्स के बेस पे कहा था कि जैसे ये नोट्स ऐसा मतलब नोट्स ऐसा बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं तो फिर एलिमेंट्स भी ऐसे बिहेवियर पैटर्न शो करते होंगे। तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसलिए मतलब ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना नोट्स के जो भी साउंड नोट्स के बारे में, कि ज़्यादा मतलब सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। न्यूलैंड का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, 8th एलिमेंट से सिमिलर हो गए, 8th एलिमेंट से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिर्फ अगर आप एग्ज़ाम में अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसने म्यूज़िकल नोट्स जो थे वो कंपेयर किए थे किसके साथ, हमारे एलिमेंट्स के साथ। तो उस वहाँ से उन्हें आइडिया मिला कि यार कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो 8th एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन इनका भी एक ड्रॉबैक निकला कि इनका क्या हुआ कि अप टू कैल्शियम इनका जो पीरियोडिक, इनका जो भी मानना था वो सही था, एकदम सिमिलर एजम्पशंस बराबर थे। लेकिन कैल्शियम के बाद क्या हुआ ना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। क्या आ गए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स में होता क्या है ना कि ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदते हैं, इधर से उधर ट्रांजिट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो फिर भाई पूरी प्रॉपर्टीज़ ही बिगड़ जाएगी। अगर इमेजिन कीजिए कि एक जो भी एटम रहता है उसका हम नेचर किसके ऊपर देते हैं कि यार वो मेटल है, नॉन मेटल है, इसके किसके ऊपर बेसिस होता है कि यार उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन कम रख रहा है इसका मतलब वो क्या मेटल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कोशिश करेगा, मतलब वो नॉन मेटल है। लेकिन डी ब्लॉक में होता क्या है ना कि यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी ऐसी नहीं होती है। सभी मेटल्स होते हैं लेकिन उनकी टेंडेंसी रिसीव करने की भी होती है और डोनेट करने की भी होती है। मतलब उनका इलेक्ट्रॉन एक शेल में नहीं रुक पाता है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा चेंज कर पाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इनका, ये जो होता है इस शेल में जा सकता है, इस बाहर भी निकल सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज़, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनका जो रहता है ना वो एक चीज़ पे बैठा नहीं रहता है, वो अपना जो भी ट्रांजिशन है वो करते रहता है। तो इसलिए वो डी ब्लॉक के बाद ये थ्योरी जो थी ना ये पूरी तरीके से फेल हो गई थी और हम डी ब्लॉक के बाद इसे लगाते नहीं, मतलब कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल है। तो उसके बाद आए हमारे सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ जो भी सेंचुरी, इस पे मिनट्स भी पूछे जाते हैं, डी मिनट्स भी पूछे जाते हैं। और आपको एक ब्रीफ जो भी रहता है ना, जो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये भी क्वेश्चन इस पे आता है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है। आप किधर भी उठा के ले, कौन सा भी बोर्ड का कौन सा पेपर उठा के देखो, इसके ऊपर कभी ना कभी तो भी क्वेश्चन आने वाला है। एमसीक्यू पूछा जाता है या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए कुछ तो पूछा जाता है, 3 मार्क 4 मार्क कुछ भी, लेकिन इस पार्ट से हमेशा क्वेश्चन आएगा ही। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है बोरियत आ रही है तो आप सिर्फ ये जो पार्ट है इसे पढ़ के जाइए, आपके 1-2 मार्क तो भी कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपका लक हो तो फिर आपको 4 मार्क भी मिल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो मैं क्या बता रहा था कि डिमिट्री मेंडेलीव जो थे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट थे, क्योंकि ये जो थे ना ये पहले थे ऐसे जिन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। मतलब एलिमेंट्स को क्या किया था, ऐसे टेबल के फॉर्म में क्या किया था, अरेंज किया था, ऐसे टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था। तो इन्होंने क्या किया, टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को उस टाइम पे जो थे डिस्कवर्ड, इनको अरेंज किया था। इतने एलिमेंट्स तब तक नॉन थे। बाकी जो एलिमेंट्स थे ना उनको उन्होंने क्या किए थे मालूम क्या, बॉक्सेस बनाए थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको एकदम अच्छी तरीके से समझेगा। ये जो एलिमेंट्स थे ना, ये जो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक्चुअली में एलिमेंट्स ही थे जो मेंडेलो ने डिस्कवर नहीं किए थे तब के टाइम पे। मतलब तब के टाइम पे उनको भी एलिमेंट्स के बारे में कुछ जान पहचान, मतलब उनके बारे में कुछ उन्हें पता नहीं था। जैसे ये एक था,
तो ये जो थे ना, ये खाली बॉक्सेस जहाँ पे नाम नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट अब तक डिस्कवर नहीं होते, या मेंडेलीव को उनके बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा। मतलब उन्होंने सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट किए थे कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे हो सकती है। ये जो एलिमेंट है ये मे बी जो भी है एल्यूमिनियम जैसा बिहेवियर शो कर सकता है। ये एलिमेंट है, ये भी एल्यूमिनियम जैसा बिहेवियर शो कर सकता है। ये जो एलिमेंट है टाइटेनियम जैसा बिहेवियर शो कर सकता है। इतना ही उन्होंने बताया। इसके बाद लेकिन जितने भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट की थी वो सब सही थी, और इसलिए मेंडेलीव को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है ना कि भाई मेंडेलीव ने सबसे पहले भाई इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल बनाना जोक नहीं था भाई, कि इतने सारे तुम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, वो भी एकदम एटॉमिक मास करेक्ट। इन्होंने एक तो एटॉमिक मास भी करेक्ट किए थे बहुत सारे एलिमेंट के जो गलत हो गए थे पहले के टाइम पे। तो फिर इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना कोई भाई एक मजाक की बात नहीं थी भाई। मेरे हिसाब से तो जो भी पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो इन भाई साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है। और मेरे हिसाब से सच में ये बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे, और आज भी इनके दिमाग मतलब सच में क्या लेवल की थिंकिंग तब थी उनके पास वो टाइम पे, जब हमें एलिमेंट्स का एकदम इन्फॉर्मेशन बराबर ठीक से नहीं थी। तो इसके बाद मेंडेलीव ने कहा था, मेंडेलीव ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स के आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो भी मेंडेलीव ने कहा क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन, मतलब वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। मतलब उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनकी जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखती है आजकल, जैसे इसका एटॉमिक मास है 94, तो फिर इसके दम पे ही वो ये बता देते थे कि यार ये कैसा एलिमेंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, या इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी, या फिर ये कितना हार्ड होगा। ये सब एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको समझ आता था, ऐसे मेंडेलीव ने कहा था। वैसे तो ये चीज़ बाद में डिस्प्रूव हुई जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने क्या किया, डिस्कवर किया। लेकिन तब तक के लिए मेंडेलीव ने यही मान के चले गए थे कि प्रॉपर्टीज़ जो होती है एलिमेंट्स की दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। और आपको ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भाई आपको पूछे जाएगा। कैसा होता है ना, कन्फ्यूजन होता है कि जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तब आपको वहाँ पे लाइन क्या थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेंडेलीव क्या कहते थे कि जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई कि यार मेंडेलीव के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो रहती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन किसकी होती है। तो आपको एटॉमिक मास टिक करना है, ना कि एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बाद में हमें सीखना है। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भाई जो भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ है वो तो किसकी पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि वो मेंडेलीव के बारे में है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो इसलिए ये जो चीज़ें थी मैंने आपको सब एक्सप्लेन की है। ये यहाँ पे जो भी है, जैसे कि मेंडेलीव कंसीडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स नेमली द एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स। मतलब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि यार मेंडेलीव ने क्या किया था, एक तो जो भी हमारे एटॉमिक मास है उसको स्टैंडर्ड माना था। इनमें अगर आपको शॉर्ट में लिख के दूँ तो एटॉमिक मास जो था वो स्टैंडर्ड में माना था, एटॉमिक मास एज अ स्टैंडर्ड। और उसके बाद उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और इसके बाद क्या किया था, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था। बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो। और आपको ये एक लाइन बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास आता है मेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब भाई मेंडेलीव ने तब के टाइम पे इतना खतरनाक पीरियोडिक टेबल दिया, तो उनके कुछ ना कुछ तो भी बहुत ऐसे मेरिट्स तो होगी। मेरिट्स का मतलब ही क्या होता है कि भाई बहुत खूबियाँ, या मतलब उसको हम कह सकते हैं कि यार उनकी तारीफ़ें हुई कि यार भाई आपने इतना खतरनाक पीरियोडिक टेबल बनाया। तो क्या क्या तारीफ़ें थी वो हम सुनेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मासेस जो थे सम एलिमेंट्स के, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस उन्होंने क्या किए, उनको मतलब रिवाइज़ करने का मतलब है उनको फिर से एक बार उन्होंने वेज किया, मतलब उनको फिर से एक बार उन्होंने कैलकुलेट किया। तो क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के, मैंने आपको पहले बताया था, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तक गलत हो गए थे। जैसे कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो था ना, वो था, अगर आप देखना चाहते हो, यह प्रीवियसली डिटरमाइंड जो बेरिलियम का मास था वो 14.09 था, वो चेंज हुआ 9.4 से। मतलब देख रहे हो भाई 9.4 करेक्ट वैल्यू जो थी वो 9.4 थी, और पहले जो वैल्यू थी वो 14.09, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा था। ये नाइट्रोजन के आसपास चला गया था, लेकिन इसको बाद में मेंडेलीव ने क्या किया, ठीक किया। तो आपको यही लिखना है कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर करेक्टेड बाय मेंडेलीव। फॉर एग्जांपल बेरिलियम विच वाज प्रीवियसली डिटरमाइंड एज 14.09 वाज करेक्टेड टू 9.01। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है। उसके बाद आता है कि मेंडेलीव ने, अभी भाई मेंडेलीव इतने होशियार साइंटिस्ट थे ना कि उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे कुछ वैकेंट प्लेसेस उन्होंने छोड़ी थी। ये देखो, ये जो वैकेंट प्लेसेस थे ना,
ये जो वैकेंट प्लेसेस है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये स्लैंटिंग लाइन है, तो ये सब वैकेंट प्लेसेस उन्होंने छोड़ी थी। वो क्यों छोड़ी थी, इसका रीज़न था कि उनको तब के एलिमेंट्स पता नहीं थे या उन्होंने डिस्कवर नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टीज़ एकदम बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट करके रखे थे कि भाई जो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा, इसकी हार्डनेस इतनी होगी, इसकी डेंसिटी इतनी होगी, मतलब इतना पीक प्रेडिक्शन वो देते थे। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी भाई, प्रॉपर्टीज़ का तो कोई ये नहीं था, इशू नहीं था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर दी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ ये नहीं याद था कि भाई वो एलिमेंट है क्या, वो एलिमेंट क्या है या एलिमेंट में क्या चीज़ है और उसका नाम क्या है, ये उन्हें मालूम नहीं था। और इसके लिए उन्होंने वो वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी, जैसे मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन प्रेडिक्टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। अब यहाँ पे ये 3 अननोन एलिमेंट्स, ये इसका भी ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम और इसके बाद आता है इक्का सिलिकॉन। अब इनके एक्चुअल नाम क्या है वो देखिए, एक्चुअल नाम क्या है इनके नाम है, देखो इक्का बोरान जो है उसको हम कहते हैं स्कैंडियम, इक्का जो भी एल्यूमिनियम है इसे हम कहते हैं गैलियम। ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्का बोरान जो है इसको कहते हैं स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम को हम गैलियम कहते हैं, और जो इक्का सिलिकॉन है उसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं जर्मेनियम, इसे क्या कहते हैं जर्मेनियम। इक्का जो भी सिलिकॉन अपना सिलिकॉन है उसे हम क्या कहते हैं जर्मेनियम। तो आपको ये सब याद रखना है, ये 3 एलिमेंट्स जो भी थे उनके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस टेबल में भी वही दिया है उन्होंने, यहाँ इस टेबल में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सिर्फ वही प्रेडिक्शन थी जो मेंडलीव ने दी थी और वो करेक्ट आ गई थी। जब हमने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया ना बाद में और इसका सब कुछ हमने चेक किया, तब हमें ये समझ आया कि भाई मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन दी थी उससे वो एग्जैक्ट मैच कर रही है। जैसे इसका 68 और इसका 69, भाई 19-20 का ही तो फर्क है भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो, इसका 13 पॉइंट, मतलब उन्होंने सब प्रेडिक्ट करके रखा था भाई ये क्या चीज़ है, क्या कैसी हो रहेगी। और इसके बाद मेंडलीव ने क्या किया था कि जो भी मेंडलीव थे उन्होंने जीरो ग्रुप बनाया था। जीरो ग्रुप का मतलब क्या है कि अब उनका पीरियड टेबल पूरी तरीके से भर गया था भाई, अब ये पीरियड टेबल पूरा तरीके से क्या हो गया था, फिलअप हो गया था, इसमें सब एलिमेंट्स एकोमोडेट हुए थे। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए थे तब उसके बाद मेंडलीव को लगा कि भाई मेरा पीरियड टेबल तो गलत हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप से यहाँ पे एक बाजू में जीरो ग्रुप बना दिया और इसे क्या नाम दे दिया, जीरो ग्रुप। और इस जीरो ग्रुप में उन्होंने रखे कौन से एलिमेंट्स, विच आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, वही नोबल गैसेस जो इनर्ट रहते हैं और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर आप इनको रिएक्शन किसी भी चीज़ के साथ करें ना तो ये रिएक्ट करेंगे ही नहीं, इनको बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। अब कम से कम अगर 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है तब जाके ये रिएक्ट नहीं, तब जाके ये रिएक्ट करते हैं एक्चुअली। अब अगर आप ही सोचें कि अगर इनर्ट गैस रिएक्ट करने लगी तो हमारा हाल कैसे रहेगा। हमारे एयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, तो फिर नाइट्रोजन भी एक प्रकार से इनर्ट गैस ही है भाई, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसलिए वो इनर्ट रह पाती है, वो स्टेबल है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है इसलिए वो टूट पाती है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो भी बॉन्ड है वो थोड़ा वीकर है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन बॉन्ड। और इनर्ट गैसेस भाई वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेके बैठी है भाई, वो उनके पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो रिएक्ट ही नहीं कर पाती है हमारे साथ। तो वो अच्छी बात है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाती, अगर रिएक्ट कर पाती तो आज कुछ और ही होते आप तो ठीक है। अब इसके बाद हमें डीमेरिट्स के बारे में बात करी, और इसे हम ड्रॉबैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम ड्रॉबैक्स भी कहते हैं। ड्रॉबैक्स होते क्या है कि ड्रॉबैक्स जो थे मेंडलीव्स पीरियड टेबल के, वो क्या क्या थे वो हम बताएंगे। सबसे पहले जो भी कोबाल्ट एंड निकल के होल नंबर एटॉमिक मासेस थे वो सेम थे। मतलब हुआ क्या था ना कि मेंडलीव ने क्या किए थे, कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे ना वो सेम कर दिए थे। जैसे कि हम कोबाल्ट और निकल की बात करें, कोबाल्ट और निकल की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के जो भी एटॉमिक मासेस थे वो क्या हुए थे, करेक्ट हो गए थे, मतलब इक्वल हो गए थे। अब इसका रीज़न तो उन्होंने दिया नहीं हमें, अब रीज़न नहीं दिया तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, ड्रॉबैक ही कंसिडर करेंगे। बाद में हमने जब एक्यूरेटली वेट किया तब हमें पता चला कि कोबाल्ट और निकल के जो भी मास है उनके बहुत ही अलग है, उनमें 4 का 5 का डिफरेंस है, तो वो बाद में डिस्कवर हुआ। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था कि इन दोनों के एटॉमिक मासेस सेम ही कर दिए थे, तो वो एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक जो था ना वो था कि आइसोटोप्स। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूँ, ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है जो स्टेट बोर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया है। आइसोटोप्स का मीनिंग क्या होता है कि जिनके पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि इनके पास एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, वो डिफ़र करेगा। और इसलिए जो आइसोटोप्स थे वो बाद में डिस्कवर किए थे मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था उसके बहुत बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे। तो इसलिए अगर हम देखा ना जाए तो आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं मिली थी, और आइसोटोप्स को नो प्लेस मिलने के कारण जो भी हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया। उसके बाद
तीसरी जो आती है वो क्या थी कि जो भी इंक्रीज इन एटॉमिक मास था वो यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब अगर आप देखना चाहें ना मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 18 है तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास 32 हो जाता था। मतलब यूनिफॉर्म इंक्रीज इन मास नहीं था भाई कि यार 18 से भाई 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्ट 18 से 32 ही गया। तो मतलब इसके कारण जो भी यूनिफॉर्म जो भी नेचर था ना पीरियोडिक टेबल का वो डिस्ट्रक्ट हो रहा था, इसलिए मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल को हमने गलत साबित किया, मतलब गलत बोला। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मेंडेलीव क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसका इजीली रीज़न क्या है ना कि हाइड्रोजन जो है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, ये डोनेट भी कर सकता है, और दूसरी तरफ ये रिसीव भी कर सकता है। रिसीव भी कर सकता है ना भाई, इससे क्या है भाई, इसे तो अपना सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना है। डुप्लेट मतलब क्या कि जो भी दो एलिमेंट का जो दो इलेक्ट्रॉन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे डुप्लेट कहते हैं। तो डोनेट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये मेटल होगा। एलिमेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो डोनेट कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना। बराबर तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल्स मतलब क्या, नॉन मेटल्स मतलब क्या, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नॉन मेटल्स का मतलब ही क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो फिर हाइड्रोजन क्या है ये बता नहीं था भाई कि हाइड्रोजन डोनेट करता है, रिसीव करता है, ये आज तक भी हमें मालूम नहीं है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिहेव करता है। अगर हाइड्रोजन के सामने कोई मेटल आ गया ना तो वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, लेकिन अगर उसके सामने कोई नॉन मेटल आ गया तो वो मेटल जैसा बिहेव करेगा। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन थी ये पूरी तरीके से एम्बिग्यूटी थी। यहाँ पे बोला भी गया है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो भी है, सबसे पहले हाइड्रोजन जो है इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला, इट इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज विद द ग्रुप 1 दैट इज हैलोजेंस। मतलब ये एक तो सोडियम पोटेशियम के साथ भी जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनके साथ भी क्या कर रहा है, वो सिमिलरिटी दिखा रहा है, और इनके साथ क्लोरीन और क्लोरीन के साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है। तो फिर इसके पोजीशन के बारे में बहुत ज़्यादा हमें क्या थी, एम्बिग्यूटी थी। लेकिन वक्त के साथ हमने ये समझा कि जो भी हाइड्रोजन है वो अडेप्टिबिलिटी करता है, अडेप्टिबिलिटी में वो बहुत ज़्यादा माहिर होता है। अगर उसके सामने कोई मेटल आ गया तो फिर वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, अगर कोई नॉन मेटल आ गया तो वो मेटल जैसा बिहेव करेगा। तो ये हो गया हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, और ये बहुत ही ज़रूरी है भाई, बोर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं दोनों ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये और ये मिनट्स एंड डिमिनट्स, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी न किसी कारण की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मेंडेलीव पहला ऐसा आदमी था जिसने इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी भाई। टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना ही बहुत बड़ी बात है, टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना, ये तब के ज़माने की सबसे बड़ी मेरे हिसाब से डिस्कवरी होगी। क्योंकि आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो इसलिए ईजी लगता है क्योंकि वो टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में हम सीखते हैं। नहीं तो अगर इमेजिन करें कि यार पूरा एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रो बना दिया और याद करो बोले तो तुम कैसे याद कर सकते हो भाई, नहीं याद कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता क्या है ना, ये मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूँ तो जो भी ये जो दिया था वो दिया था हेनरी मॉसले ने। किसने दिया था, हेनरी मॉसले। अब हेनरी मॉसले क्या थे ना कि इन्होंने एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत सारे एक्सरे जो होते हैं ना, एक्सरे मतलब क्या होते हैं ना कि ये एक नॉर्मल रेज ही होते हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंट्स के दौरान क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। इनके वैसे तो कोई नाम नहीं मिला इसलिए उन्हें एक्सरे बोला गया है। डब्ल्यू.सी. रॉन्टेजन ने इसको डिस्कवर किया था, तो नाम न मिलने के कारण इन्हें एक्सरे कहा गया। तो फिर जब एक्सरे को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बताया भी गया है कि एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फिर उनको बताया, जो भी हेनरी मॉसले थे उन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर ही सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की। यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब डिसाइड करती है कि एलिमेंट क्या है, कैसा है, क्यों है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टीज सब कौन बताता है, एटॉमिक नंबर। तो ये हेनरी मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कंसिडर किया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको अगर इसकी, ये जो मेंडेलीव का जैसा सेम ही, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखा मेरा मजाक ये देखो मेंडेलीव ने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास एंड हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। भाई मतलब जज्बात ही बदल दिए भाई। उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वही डिसाइड करता है कि एलिमेंट में क्या होगा, वो एलिमेंट कैसा होगा, वो एलिमेंट क्यों होगा। तो इसका सीधा सा जवाब क्या है कि एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास नंबर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही है कि भाई एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है भाई, बच्चों को समझ नहीं आता है। एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
इन दोनों का जो भी ये होता है एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का भी जो भी एडिशन होता है ना, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। जो भी एटॉम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो इसके बेसिस पे हमने अब आजकल की जो हमारे आज की पीरियोडिक टेबल है वो इस एटॉमिक नंबर पे ही बेस्ड है। तो फिर देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। ये उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल मतलब वही पीरियोडिक टेबल जो आज हम सीखते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। जो भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस पे ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। ये आपको याद रखना है बस, और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ज़्यादा कुछ सीखने लायक चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, कि जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है वो आज कैसा दिखता है, आज हम पीरियोडिक टेबल को कैसे दिखते हैं, इसे हम लॉन्ग फॉर्म कहते हैं। तो इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें रह गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे कंप्लीट कराने को कुछ भी नहीं है, लेकिन होगा क्या कि आप बोर हो जाओगे। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है ना, ये आपको अच्छी तरीके से मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक वन शॉट में तो होगा नहीं, क्योंकि भाई आप भी समझ सकते हो कि इतने कम टाइम में हम इतना सारा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले पार्ट में मैं सिर्फ 20 मिनट्स लेके आपका ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकूँ। तो फिर अभी के लिए इतना ही। ये लेकिन यहाँ तक का पूरा बेसिक था, जो कि आपको नेक्स्ट चीज़ें से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फिर आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद का जो भी पॉइंट होगा वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। तब तक के लिए सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से वीडियोस बता पाऊँ। अगर आपको कुछ डाउट्स हो गए तो फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। कुछ भी डाउट्स हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या फिर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो एग्ज़ाम स्टडीज़ में, कि यार मोटिवेशन क्राइसिस या फिर कुछ वल्गर चीज़ आपको परेशान कर रही है, कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको जो भी रिप्लाई है वो कर दूंगा। इंस्टाग्राम मेरा है, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम मिलकर निकालेंगे। और ऐसे भी वन शॉट आते रहेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे रिवाइज कराने के लिए मैं 2 वीडियोस डाल रहा हूँ। जो पहला वीडियो होगा वो होगा 27 मिनट का, और दूसरा वीडियो जो होगा वो होगा आपका 15 मिनट या 16 मिनट का ही होगा। क्योंकि भाई ग्रेविटेशन चैप्टर का उतना कुछ ये नहीं था भाई, मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर था ही बहुत छोटा, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है ना कि आपको चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है, तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं अगले चैप्टर में, अगले जो भी क्या बोलते हैं वीडियो में पढ़ाऊँगा। और वो वो वीडियो छोटा ही रखूँगा, मैं 12 या 13 मिनट का ही रखूँगा, ताकि आप इजीली उसको रिवाइज़ कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।